आज के वीडियो में आप सुनेंगे कलेक्टर राजेश पाटिल के बचपन के बारे में, जिसमें वो जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, रात 10 बजे तक क्रिकेट खेलकर फिर दूसरों के घर देर रात तक टीवी पर फिल्में देखते थे और अंत में अपनी माँ द्वारा बेंत व चप्पलों से पिटते थे। इतना सब करने के बाद भी वे कलेक्टर के पद को कैसे प्राप्त कर पाए, यह जानने के लिए बने रहें चैनल के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में, जिसमें हम आज के वीडियो में जानेंगे श्रीमान राजेश पाटिल द्वारा बचपन में की गई शैतानियों के बारे में। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने इसे दो भागों में बांट दिया था। आप इस किताब माँ मैं कलेक्टर बन गया का भाग 1 और भाग 2 जरूर सुने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहां से हमारे अन्य वीडियो भी सुन सकते हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी के वीडियो प्रमुख रूप से हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें। पढ़ाई से परेशान हुए युवाओं के लिए यह वीडियो प्रेरणा बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अत्यधिक गरीबी की चपेट में झुलसते हुए भी, अपनी फटी गृहस्थी में सौ सौ पैबंद लगाने की स्थिति में भी ताई ने अपना ईमान कभी खोया नहीं। अपने बस के बाहर की बातों की प्राप्ति का अट्टहास भी नहीं किया, ईर्ष्या भी नहीं की। अपनी कड़ी मेहनत से जो पाया उसी में वह संतुष्ट थी और आज भी है। उसकी इस सच्चाई और ईमानदारी से कई स्त्रियां चकित रह जाती थीं। ईर्ष्या भी करती ताई से और द्वेष भी। कईयों का ताई के सामने पर्दाफाश हो जाता तो कई स्त्रियां ताई से वाद विवाद में पूरी तरह हार जाती और इसी वजह से वे उसके सानिध्य में बेचैनी महसूस करती। अत्यंत साधारण झोपड़े में अति सामान्य लोगों के साथ रहते हुए, शिक्षा का पूरा पूरा अभाव रहते हुए भी कोई व्यक्ति इतना विचारवान कैसे हो सकता है? अपने बस से कहीं बाहर रहने वाली बातों को बिल्कुल सहजता से, सुंदरता से कैसे समझा जा सकता है? मेरे लिए यह एक पहेली ही है। मेरी ताई ठीक ऐसी ही है। समझ आने के बाद मेरे जीवन के अगले प्रवास में जब मैं मुश्किलों से घिर जाता, ताई का वैचारिक बल हर पल मेरे साथ होता था। फिर चाहे परीक्षाओं से सामना करने का प्रसंग हो अथवा असफलता की समस्या हो, ताई का एक एक शब्द दिलासा देता था, हिम्मत बढ़ाता था, मन हल्का कर देता था। हम 4 भाई बहनों में मैं एकमात्र भाई था, बाकी 3 बहनें। परंतु मेरे माता पिता ने लड़का लड़कियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सच तो यह है कि मेरी आवारागर्दी और शैतानियों की वजह से मेरे साथ उनका सलूक बड़ा ही कठोर रहा करता था। मेरी छोटी बहन प्रतिभा के जन्म के बाद तो अन्ना ने ताई को बहुत परेशान किया, तकलीफ भी दी। उन्हें और मेरी दादी को बेटे से ही आस लगी थी। उन्हें मेरा जोड़ीदार चाहिए था। इसी वजह से बेचारी प्रतिभा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वह गोरी चिट्टी सुदृढ़ बालिका थी, इसलिए इस आनाकानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे सुधारने के इरादे से ताई के कठोर व्यवहार की कुछ स्मृतियां आज भी मेरे मानस पटल पर उजागर हो जाती हैं। तब मेरी उम्र 10-12 वर्ष की रही होगी। मुझे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी। यह खेल चोरी छिपे ही चलता था। मैं जुए में जीते पैसे ही जुए में लगाता था। हाई स्कूल के हम सभी छात्र एरंडोल बस से आया जाया करते थे, क्योंकि हाई स्कूल वहीं पर था। गांव के लोगों की छोटी मोटी वस्तुएं भी हम छात्र उनके पैसे से ला दिया करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने अपने बच्चे की दवाई लाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। उन पैसों को मैंने जुए के दांव में लगा दिया और दुर्भाग्य से हार भी गया। 2-3 दिन तक दवाई न लाने का बहाना जैसे तैसे निभ गया। ताई के ध्यान में आते ही उसने उस महिला के सामने मेरी जमकर पिटाई की और सच को जान लिया। मुझे घर पर रुकने की आज्ञा हो गई। रोज खेत पर काम करना पड़ा। जब मैंने उनके सारे पैसे लौटा दिए तब कहीं स्कूल जाने की इजाजत मिली। दूसरी घटना का स्मरण तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। सर्दी के दिन थे, 6 माही परीक्षा निकट थी। स्वर्गीय राज कपूर की स्मृति में दूरदर्शन पर रात में रोज एक फिल्म दिखाई जाती थी। उस दिन बॉबी दिखाई जाने वाली थी। शाम को दोस्तों ने आपस में तय कर लिया कि रात 8 बजे तक पार्क पर इकट्ठे हो जाना है। 10 बजे तक खेलकर अशोक तात्या के घर टीवी देखना है। मैं खाना खा रहा था कि किसी ने सीटी बजाकर याद दिलवा दी। ताई तुरंत समझ गई कि कोई कार्यक्रम अवश्य है। मैंने अनजान बनते हुए अपना भोजन जारी रखा। मां ने चेतावनी देते हुए कहा, इम्तिहान सिर पर है। जो तू बाहर गया न तो तुझे घर में घुसने न दूंगी मैं। क्या समझा? दूसरे दिन 6 माही परीक्षा का पेपर था, परंतु पढ़ाई से मेरा मन कब का उचट गया था। अब तो सिनेमा की धुन लगी थी। वैसे भी मुझे परीक्षा की चिंता नहीं थी। कोई उपाय सूझ न रहा था निकलने का। फिर पाखाने के बहाने बाहर आया और सीधे दोस्तों से जा मिला।
सिनेमा शुरू होने तक हम पार्क पर खेलते रहे और बाद में टीवी के सामने जा बैठे। ऊँघते ऊँघते रात 2 बजे तक सिनेमा देखा और घर की राह पकड़ ली। अब मुझे असलियत का ध्यान आया। बाहर कड़ाके की सर्दी थी। लौटते समय ताई का चेहरा आंखों के सामने तैर गया। ताई तो घर के अंदर लेने से रही। यह जानने पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कई बार विनती की कि आज रात मेरे घर चलो, सुबह जल्दी अपने घर निकल जाना। परंतु मेरा स्वाभिमान मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। मैं जैसे तैसे घर के करीब पहुंचा। दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटा न पाया। मैंने बाहर के ओसारे में लेटने का विचार कर लिया, परंतु ओसारे की हालत भी बदतर थी। उसी दिन उसकी लीपा पोती की गई थी, अतः जमीन बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। बदन पर सिर्फ एक फटी कमीज थी। उसमें सर्दी निभाना तो कठिन ही नहीं, महा कठिन बात थी। ओसारे के कोने में मसाले पीसने की चक्की थी, जिसमें से दालों मसालों की तीखी गंध आ रही थी। उसे एक छोटी सी बरसाती से ढका गया था। मैंने उसी का आसरा लिया। आधी बरसाती बिछा ली और आधी ओढ़ ली। मिर्च की तीखी गंध से परेशान हो गया, अतः मुंह यानी चेहरा खुला ही रहने दिया और मैं सो गया। परंतु संकटों से पीछा अभी छूटा न था। अब चेहरे को मच्छर काटने लगे। मेरी नींद खराब हो गई। मैं बार बार करवटें बदलता रहा। अपनी करनी का अब मुझे पछतावा हो रहा था। सुबह 5 बजे के करीब जरा मेरी आंख लगी ही थी कि मेरी कमर पर एक जोरदार लात पड़ी। मैं हड़बड़ाकर जागा ही था कि दूसरी लात भी पड़ी। मैं तेजी से उठा और भागने लगा। माँ की ऊंची आवाज ने, गाली गलौज ने पूरे मोहल्ले को खबर दे दी कि बापू ने जरूर कुछ बखेड़ा कर दिया है। किसी ने इस ओर ध्यान न दिया और अपने अपने काम में सभी जुट गए। सिनेमा की इस घटना ने मुझे अच्छा मजा चखाया था। ताई के स्वभाव के 3 खास गुण थे: धीरज, साहस और दृढ़ता। किसी भी काम को करने से पहले वह उस पर सोचती थी। यदि काम उसे जच जाता है, सही लगता है, तो उसे पूरा करने की वह ठान लेती थी। एक बार ठान लेने पर वह इस बात की चिंता कदापि नहीं करती थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। उस दिन ताई खेत से कुछ जल्दी घर आ गई थी। सूप में अनाज फटकने के लिए ओसारे में बैठी थी। अपनी मंझली बहन उषा के साथ मैं खेल रहा था। बात बात पर हम दोनों में झगड़ा भी हो रहा था। वह चीख कर बार बार ताई से शिकायत कर रही थी। ताई ने झगड़ा बंद करने का इशारा देते हुए मुझे तीखी नजर से देखा भी, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। अंत में मैंने गुस्से से अपनी बहन को एक चपत लगाई और आंगन के नीम पर सर्र से चढ़ गया। मेरे बारे में एक गलतफहमी अवश्य थी कि गलती किसी की भी हो, दोषी मैं ही माना जाता था। उस समय का झगड़ा तो ताई के सामने ही हो गया था। मैं पेड़ पर चढ़ गया था, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलेगी। इसी वजह से मेरी बहन और अधिक चीख चीख कर रोने लगी। ताई ने उसे कहा भी कि बाद में मैं बापू को देख लूंगी, परंतु उषा मानने को तैयार नहीं थी। ताई का दिमाग गर्म हो गया। मैं तो विराजमान था पेड़ पर। ताई ने मुझे नीचे उतरने के लिए धमकाया। नीचे उतरने के परिणाम को मैं खूब अच्छी तरह से जानता था। ताई ने खूब धमकाया, फटकारा, पर मैं नीचे उतरा ही नहीं। तब ताई ने पड़ोसियों की लंबी सीढ़ी नीम के पेड़ से लगाई और ऊपर चढ़ाई। उसके हाथ में बेंत की लकड़ी थी। ताई को ऊपर चढ़ते देखकर मैं पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा पहुंचा। मुझे लगा था कि ताई इतनी ऊंचाई पर आ नहीं पाएगी, परंतु ताई ने तो मुझे सबक सिखाने की ठान ही ली थी मानो। वह मेरे पास पहुंच गई और गुस्से से मुझे बेंत से पीटना आरंभ कर दिया। हमारा शोरगुल सुनकर आसपास के परिवार नीम के नीचे इकट्ठे हो गए। ताई को किसी की परवाह थी नहीं। वह अपना गुस्सा ठंडा होने तक मुझे पीटती रही। यह एक ही औरत ऐसा कर सकती है, इसमें किसी को कोई शक न था। कुछ लोग ताई की ओर से बोल रहे थे, तो कुछ को उसकी कठोरता बिल्कुल अच्छी न लगी। वे सभी बुदबुदाते वहां से चल दिए। ताई के साथ विवाद करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी करनी के लिए ताई भी उन्हें खरी खोटी सुनाने से डरती न थी। मेरे बर्ताव से सारा घर परेशान है, इस बात को मैं खूब समझता था, परंतु उम्र के हिसाब से मैं भी मजबूर था। यानी मैं भी चाहता था कि मुझे उन्हें खुश रखना चाहिए, परंतु उनकी मुझसे रही अपेक्षाएं और मेरी अपनी रुचि में जमीन आसमान का फर्क था। मुझे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता था। घर के कामों में मेरा रुझान कम था। निरंतर पढ़ाई करते रहने की मेरी मानसिकता नहीं थी। घर में लोगों का अट्टहास होता था कि मैं सिर्फ वही करूं जो वे उचित समझते हैं और जो वे चाहते हैं। मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता था। घर में कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों न हो, मेरे कदम अपने आप खेल के मैदान की ओर बढ़ जाते।
ताई अन्ना के निरंतर मेहनत में जुटे रहने की वजह से मेरी ओर ध्यान देने का समय उनके पास था ही नहीं। उनकी अपेक्षा होती थी कि उनकी बातों पर मुझे ध्यान देना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, परंतु मैं सदैव अपनी ही धुन में रहता था। अपने माता पिता को बचपन में मैंने कितना सताया है, इसका एहसास एवं स्मरण मुझे आज भी है। परंतु साथ साथ यह भी स्मरण है कि ताई ने कभी भी लाड प्यार से मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया, न कभी प्यार से सहलाया। मेरे साथ प्यार के दो शब्द भी नहीं बोले कभी ताई ने। ताई का यह व्यवहार इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मैंने उन्हें बहुत अधिक सताया है। इसके बावजूद मेरा मन उस उम्र में आक्रोश करते हुए कहता था कि तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो, इस वंश के दीप हो। कभी तो ताई मुझे अपने अंक में भर ले, कभी तो मेरा भी उसी प्रकार से लाड प्यार करे जैसे अन्य माताएं अपने इकलौते बेटे का करती हैं। परायों के लाड देखकर मेरी यह भावना और अधिक तीव्र हो जाती थी। परंतु इस बात का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। जब जब भी मुझे मेरे अवगुणों का स्मरण होता है, तब तब ताई और अन्ना के प्रति मेरा मन आदर की भावना से छलक छलक जाता है। यदि समय समय पर वे मेरे अवगुणों के लिए मुझे सजा न देते, कठोर बर्ताव न करते, तब मेरे तमाम अवगुण सारी उम्र मुझसे चिपके रहते, मैं कहीं का न रहता। यदि वे मेरे अवगुणों को छिपाते या लाड प्यार में उस बर्ताव की ओर आनाकानी करते, तब जीवन की गलत राह पर मैं निकल जाता, अच्छे मार्ग से भटक जाता। ताई अन्ना के अनुशासन में छोटी से छोटी गलत बात की, गलती की सजा अवश्य मिली थी। तब मैं पहली कक्षा में था। रोज रोज नहाना मुझे पसंद न था। सर्दी के मौसम में तो मैं नहाने से कतराता था। ताई से रोज सुबह इसी मुद्दे पर बहस भी हो जाती थी मेरी। कई बार मैं बिना नहाए चुपचाप स्कूल भाग जाता। मेरे पड़ोस में स्कूल के मास्टर जी बडीले रहते थे। ताई ने उनसे शिकायत कर दी। उनकी डांट खाने के बाद कुछ दिनों तक नहाकर स्कूल गया मैं। बात यह थी कि मास्टर जी रोज मेरी करधनी छूकर देखते थे कि वह गीली है अथवा नहीं। नहाने से वह गीली होनी ही थी। फिर मैंने चालाकी शुरू कर दी। सिर्फ अपनी करधनी यानी कि कमर में बांधा काला धागा गीली कर लेता और बगैर नहाए स्कूल भाग जाता। नहाने की अच्छी आदत मुझे लग गई है, इसी भ्रम में मास्टर जी थे, खुश भी थे। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह बगैर नहाए स्कूल पहुंच गया। मेरी कक्षा के सभी लड़कों को मास्टर जी ने स्कूल के मैदान में इकट्ठा होने को कहा। मास्टर जी कभी कभार मैदान में भी ले जाते थे, अतः हम सभी दौड़कर आंगन में पहुंच गए। मास्टर जी ने सभी लड़कों को कतार में खड़े रहने का आदेश दिया। फिर एक चौकी मंगवाई, एक बाल्टी पानी और लोटा मंगवाया। सभी लड़कों को यह देखकर आश्चर्य भी हुआ। क्या होने जा रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं हो रहा था। फिर मास्टर जी ने मुझे आगे आने को कहा। मास्टर जी ने मेरी पोल खोल दी। मुझे शर्म आ रही थी। फिर मेरे कपड़े उतारे गए और पूरी कक्षा के सामने नहलाया गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न कर पाया। कई दिनों तक इसी बात पर मुझे लड़के चिढ़ाते रहे। इस घटना का अच्छा असर यह रहा कि बाद में मैं कभी भी बगैर नहाए स्कूल नहीं गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चल गया कि इस घटना की सूत्रधार ताई ही थी। मेरी छोटी छोटी बातों आदतों पर ताई की बारीक नजर रहती थी। मुझे पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। इसी वजह से स्कूल के ग्रंथपाल से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। इसका फायदा यह रहा कि मुझे एक से अधिक पुस्तकें घर लाने की सुविधा हो गई। ताई जानती थी कि स्कूल में एक समय में सिर्फ एक ही पुस्तक दी जाती है। मेरे पास पुस्तकों का अंबार देखकर ताई के मन में आशंका पैदा हो गई। उसने वे सारी पुस्तकें तुरंत वापस कर देने पर मुझे मजबूर कर दिया। ताई को चोरी और झूठ से बड़ी चिढ़ थी। जब हम बचपन में खेतों पर काम करने जाते थे, तब हमें मूंगफली चुराकर डिब्बे में भर लेने में बड़ा मजा आता था। उस समय यह भावना चोरी की न रहते हुए मजाक की ही होती थी। चुपके चुपके मूंगफली खाने में बड़ा मजा आता था। परंतु ताई इस चोरी के सख्त खिलाफ होती थी। यदि गलती से भी ताई को चोरी की भनक लग जाती अथवा किसी की शिकायत करने पर हमारी खैर न होती थी। हमें करने का फल अवश्य भुगतना पड़ता था। मेरी इन्हीं गंदी आदतों की वजह से ताई अन्ना को मेरे भविष्य की चिंता खूब सताती थी। इस तरह की कोशिश में लगे रहते थे बेचारे। डांट डपट कर मार खाना तो रोज का काम था। कभी कभी मुझे पीटते समय ताई भी रो पड़ती थी। ताई को रोते देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, परंतु यह पछतावा थोड़ी देर तक ही रह पाता था। फिर वही पुराना ढर्रा। मेरे गलत काम के लिए कभी कभी पास पड़ोस के बड़े बूढ़े भी मुझे डांटते फटकारते थे। उनके खिलाफ घर में शिकायत करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अंत में ताई मेरे अच्छे भविष्य के लिए कुछ व्रत भी करने लगी।
मांत्रिक से ताबीज भी ले आती। इन सब का मुझ पर कोई असर न पड़ा। गांव के पास मुंजोबा नामक देवता का मंदिर भी स्थापित है। बच्चों की इस तरह से सुरक्षा हेतु, उनके उज्जवल भविष्य हेतु इस मंदिर में सभी माताएं पूजा करती हैं, मन्नत भी मांगती हैं। साल की कुछ खास तिथियों पर घर के बच्चों के साथ कई दूसरे बच्चों को भी सम्मान के साथ भोजन पर बुलाया जाता है। मुंजोबा को भोग लगाने के बाद सभी बच्चों को दूध, भात और गुड़ का भोजन करवाया जाता है। सभी बच्चों को एक कतार में पटों पर भोजन के लिए बिठाया जाता है। उन्हें टोपी पहनाई जाती थी और घर की समस्त सुहागिन स्त्रियां बच्चों का पूजन करती, आरती उतारती और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार भी करती थी। इस प्रकार के भोजन में जाना मुझे खूब अच्छा लगता था। मैं हमेशा न्योते की प्रतीक्षा में रहता था, परंतु कभी कभी मेरे पल्ले निराशा भी आ जाती थी। बच्चों का मुंडन करना, मन्नतें पूरी करना, वीर का पूजन करना आदि प्रथाएं मेरे गांव में यानी खान देश में है। यदि गांव में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए वीर नामक प्रतीकात्मक एक मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है। फिर वीर की झांकी सजती है। गांव के 4-5 लोग पुराने ढंग की सैनिकी पोशाक पहनते हैं, तलवार की नोक पर नींबू रखकर वीर के आगे नाचते हैं। पोपली का बाजा बजता है और अंत में बकरे को बलि चढ़ाकर गांव वालों को मटन का खाना खिलाया जाता है। मुंडन की प्रथा का पालन अवश्य होता है। लड़का अथवा लड़की दोनों का मुंडन उनके 7वें माह में किया जाता है। अच्छा मुहूर्त और देवी का स्थान देखकर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। उन बालों को नदी अथवा कुएं में अर्पित किया जाता है। इस प्रकार के सभी कार्यक्रम ब्राह्मणों की सलाह पर होते थे। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, कोई बच्चा लगातार रोए जा रहा है, तब आस पड़ोस की वृद्धाओं से सलाह लेने का रिवाज था। डॉक्टर की सलाह भी ली जाती थी, परंतु साथ ही किसी ब्राह्मण की शरण में जाना लोग पसंद करते थे। फिर पीड़ित व्यक्ति को कई उपाय सुझाए जाते थे। मन्नत पूरी करना, मन्नत का स्थान तय करना, वीर बनाना आदि सलाह मिलती थी। इन उपायों को न करने से स्थिति बिगड़ जाने का इशारा भी दिया जाता था। इस सारे का असर उल्टा भी होता था। पीड़ित व्यक्ति को कोई आराम नहीं मिलता था और खर्च के चलते कर्जा अलग से हो जाता था। कुरंगी नामक गांव में मेरा ननिहाल था, जो हमारे गांव से करीब 4 मील दूरी पर था। बचपन में हम नानी के घर हमेशा जाया करते थे। वहां का मुख्य आकर्षण था आखा तीज का त्योहार। करीब 6 दिनों तक प्रतिदिन रामलीला होती थी। इसका आरंभ राम जन्म से होता है। प्रतिदिन कहानी आगे बढ़ती थी और अंत में सीता मैया का अग्नि प्रवेश हो जाने पर रामलीला का मंचन समाप्त हो जाता था। चमचमाते कपड़ों में नटों को देखकर बड़ा मजा आता था। बंदूक के धमाके के साथ पर्दा खुलता था और उसी समय हनुमान जी अथवा रामचंद्र जी का मंच पर प्रवेश होता था। तुरही ढोलों के बाजे बजने लगते और मंच पर जो भी पात्र होता वह उस ताल पर नाचने लगता। फिर अन्य स्वांग भी उस लंबे चौड़े मंच पर आकर नाचने लगते। रामलीला देखने के लिए हम बच्चे मैदान में खटिया ले जाते थे। रामलीला शुरू हो जाने पर हमारे परिवारजन उसी खटिया पर आ बैठते और रामलीला का आनंद लेते। दिन में इन नटों को असली रूप में देखकर बड़ा मजा आता था। दिन वर्ष बीतते गए। मामा जी से संपर्क कम होता गया और रामलीला के स्वांगियों का संपर्क भी टूट गया। फिर भी उनसे जो नाता मन में, भाव विश्व में बना था, वह आज भी वैसा ही बना हुआ है। प्रति वर्ष भाई दूज के दिन मेरे गांव में अखंड हरिनाम का जाप होता था। सुबह प्रवचन, कीर्तन और रात में श्री राम का अखंड जाप पूरे हफ्ते तक चलता था। प्रतिदिन अलग अलग कीर्तनकार आते थे। आख्यान के माध्यम से संसार तथा परमार्थ की कथाएं प्रस्तुत करते थे, जो बड़ी उद्बोधक हुआ करती थी। उन दिनों गांव का वातावरण भी बड़ा अच्छा होता था। बचपन में मुझे कीर्तन सुनने का बड़ा शौक था, आकर्षण भी था। कई बार कीर्तन शुरू होने से पहले ही मैं उनिंदा हो जाता था, परंतु मैं सबसे आगे ही बैठता था। जो लोग नियमित रूप से कीर्तन में हाजिरी लगाते थे, उनकी ओर प्रशंसा से देखा जाता था। खास बात यह भी कि मुझे घर की खिटखिट से, डांट डपट से थोड़ा छुटकारा मिल जाता था, इसलिए मैं कीर्तन टालता न था। कीर्तन के संस्कारों की वजह से पाप पुण्य की बात मेरी समझ में आ रही थी। सार्वजनिक तौर पर भी कीर्तन का अच्छा असर दिखाई देता था। शराब पीना, मांस खाना आदि पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग जाता था। गांव में आए कीर्तनकारों के भोजन की व्यवस्था गांव के अलग अलग परिवार स्वीकारते थे, जो एक सम्मानजनक कार्य माना जाता था। एक ऐसा लड़का जो बचपन में उद्यमी था, बदमाश था और मस्तीखोर भी, आगे चलकर उसके जीवन में आया परिवर्तन निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्यकारक लगता है। एक पहेली भी लगती है। यदि इसे मात्र चमत्कार माना जाता होगा, तब इसमें रस लेने की जरूरत कदापि नहीं है। परंतु यदि यह प्रवास मनुष्य के अंदर बसी असीम क्षमता का है,
उसके उचित विकास का है, माता पिता के द्वारा दिखाई गई अत्यंत योग्य राह का है, तब उसके प्रति सचेत होने की नितांत आवश्यकता है। मेरे जीवन में आए परिवर्तन की पार्श्वभूमि मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरी परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा मेरे जीवन को सही मोड़ पर ले आई घटनाओं पर आधारित है। मेरे माता पिता अत्यंत सच्चाई से जीवन जीने वाले महान लोग थे। मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते, धोखाधड़ी करते नहीं देखा। उनका आचरण अत्यंत शुद्ध था। उनके वे अच्छे गुण अपने आप मुझ में उतरते गए, परंतु कुछ अशुद्धता मुझ में बाकी थी। यानी परिस्थिति के अनुसार मैं अपने दोस्तों से झूठ बोल लेता था। उस झूठ की अकड़ मुझ में नाममात्र को नहीं थी, बल्कि मेरा मन मुझे अपराधी ही कहता था। तब मैं बार बार संकल्प लेता था कि अब झूठ का सहारा नहीं लेना है। यह अच्छाई शायद मुझ में मूलतः रही होगी। मेरे बचपन में मुझ पर आसपास के मेरे दोस्तों का गहरा प्रभाव पड़ा था। ताड़े मेरा मूल गांव है। प्राथमिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। अतः मेरे दोस्त मजदूर, भील, हरिजन और अनपढ़ परिवारों से थे। मैं उनकी आदतें, उनके आचारों, उनके विचारों का अनुसरण करता था, जो शायद स्वाभाविक बात थी। चोरी, झूठ, जुआ खेलना जैसी बातों का विचार भी मेरे परिवारजनों के मन को छू नहीं पाता था कभी। मुझ में ये सारी खामियां उन्हीं दोस्तों की वजह से आई थी, इसमें कोई शक नहीं। सच तो यह भी है कि यह आचरण मुझसे अनायास ही हो जाता था। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते थे मुझे, और जैसे इसका चस्का लग गया था मुझे। मजे की बात यह भी थी कि मेरे वे तथाकथित दोस्त बिना किसी रोक टोक के बेखटके सहजता से गलत कामों को किया करते थे, जो शायद उनकी आदत बन गई थी। मेरा बाल मन इसे सही समझता रहा। स्कूल का निरुत्साही वातावरण, बीज गणित, रेखा गणित की निर्जीव आकृतियां, परिवार में स्थायी रूप से मौजूद चिंताग्रस्त वातावरण मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता था। और इस सबसे छुटकारा मिलता था मुझे मेरे दोस्तों के बीच। बड़ा खुश रहता था मैं उनके साथ। परंतु मुझमें और मेरे दोस्तों के बीच दो बातों का फर्क अवश्य था। पहला यह था कि मैं गलत रास्ते पर चला था अवश्य, परंतु उन बातों को, उन आदतों को आजीवन ढोते रहने की मानसिकता मेरी हो नहीं पाई, सिर्फ मेरे माता पिता की वजह से। और दूसरी बात यह है कि मैं पढ़ाई ठीक ढंग से कर लेता था। शायद इसी कारण मैं आगे पढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और शिक्षा के अभाव में करने वाली मजदूरी से मैं बच गया। गलत लोगों की दोस्ती, निरंतर की गई आवारागर्दी के बावजूद भी मेरे मन में कुछ कर दिखाने की हुक अवश्य थी। दुनिया में आगे बढ़कर दिखाने की इच्छा दबी पड़ी थी मन में। बचपन में मेरे मन को यह विचार कभी छूकर भी न गया कि औरों की तरह मैं हल्के काम करूंगा या मजदूरी करता रहूंगा। जब मैं 8वीं कक्षा में आ गया, मेरी समझ भी बढ़ने लगी, पता नहीं कैसे। परंतु मन में विचार घुमड़ने लगा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, इसका विचार मैं करने लगा। अन्य सभी खेलों के साथ साथ मुझे बॉक्सिंग, हॉकी आदि में भी बड़ी रुचि थी। एक बोरे में पुराने कपड़े, पत्थर और बजरी भरकर मैंने उसे ओसारे में टांग रखा था, जिस पर मैं बॉक्सिंग का अभ्यास करता था। लंबी कूद के लिए मैंने खेत में एक जगह बना ली थी, जमीन को खोदकर। जब वहां आसपास कोई न होता, मैं लंबी कूद का अभ्यास कर लेता था। खेल की दिशा में जब मेरे सम्मुख कोई मार्ग स्पष्ट न हुआ, तब मैंने तत्कालीन केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री सुश्री ममता बनर्जी को भी एक पत्र लिखने का साहस कर लिया था। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ग्वालियर और पटियाला में क्रीड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने वहां स्थापित अकादमी को भी पत्र लिखकर अपनी खिलाड़ी बनने की, ट्रेनिंग लेने की इच्छा प्रकट की थी। मेरी ये तमाम कोशिशें, इच्छाएं मेरे दोस्तों की समझ से बाहर थी। मेरे दिमाग में कई ऐसे विचार निरंतर घुमड़ते रहते थे उन दिनों। अब मुझे वाचन में बड़ी रुचि पैदा हो गई थी। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से मेरे विचारों का दायरा बढ़ने लगा। शुरू शुरू में मैं मनोरंजन हेतु रामायण, महाभारत की कथाएं पढ़ने लगा। उम्र के साथ फिर अखबार में खेल समाचार, सिनेमा के स्तंभ में रुझान बढ़ गया। धीरे धीरे भव्य अलौकिक चरित्रों का आकर्षण बढ़ता गया, और मुझे टार्जन, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज की कथाओं, व्यक्ति रेखाओं को पढ़ना खूब अच्छा लगने लगा। महाभारत में कर्ण, अभिमन्यु, शिव चरित्र में मुरारबाजी, बाजी प्रभु जैसे व्यक्ति चरित्रों को मैं बार बार पढ़ने लगा। इन सब महान लोगों की जीवनी के साथ साथ मेरा मन उन चरित्र नायकों के प्रति आदर से भर जाता, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी असाधारण धैर्य सिद्धि कर दिखाई। अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहने से जीवन में कुछ अलौकिक अद्भुत कर दिखाने की ओर मेरा रुझान बढ़ता गया। वैचारिक एवं भावनात्मक स्तर ऊंचा उठने लगा। इस सारे में सोने पर सुहागे का काम किया मेरे मित्र संग्राम पाटिल ने।
10वीं कक्षा में उससे मेरी जान पहचान हुई और देखते ही देखते मैं जीवन की सुदृढ़, सक्षम, सुंदर और बेजोड़ राह पर निकल पड़ा। वाचन की वजह से मुझ में जो क्षमता विकसित हुई उसका तथा आगे बढ़ने की बात का जो एहसास मुझे हुआ, उससे संग्राम बड़ा प्रभावित हुआ। यदि मैं कुछ खास बातों को सूत्रबद्ध सही तरीके से करता हूं तो पढ़ाई में मेरी बड़ी अच्छी प्रगति अवश्य होगी। इस विचार को संग्राम बार बार मेरे मन पर अंकित करने का प्रयत्न करता रहा। मेरे विचार से हमसे उम्र में अधिक बड़े होने वाले व्यक्ति की तुलना में हम अपने समवयस्क व्यक्ति की बातों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका मुख्य कारण शायद यह है कि हम उम्र व्यक्ति से प्रोत्साहन मिलना जरा कठिन काम है। संग्राम के गुणों आचरण की वजह से उसके प्रति मेरे मन में आदर की भावना थी। उसकी बातों और विचारों का असर मेरे मन पर गहरा होता था। संग्राम के संपर्क में होने के बाद मुझ में परिवर्तन आने लगा। मुझ में समाये अवगुणों का धीरे धीरे लोप होता गया। पढ़ाई की ओर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। 10वीं की महत्वपूर्ण पढ़ाई, ट्यूशन आदि की वजह से फालतू बातों एवं मित्रों के लिए समय बचता ही न था। अब पढ़ाई में इतना मन लगने लगा कि जीवन की सही राह पर मेरे कदम तेजी से बढ़ने लगे। 10वीं के बाद की जीवन की लड़ाई अलग तरीके की थी। आर्थिक परेशानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। साथ ही शैक्षिक दृष्टि से कुछ निर्णय मैंने समय से ले लिए थे। वे निर्णय ही निर्णायक सिद्ध हुए। उस लंबे अथक प्रवास में मैं इतना अधिक महत्वाकांक्षी कैसे बन गया? कैसे मैं बड़े बड़े सपने देख पाया भला? जीवन में कुछ अद्भुत कर दिखाने की उम्मीद मेरे मन में बचपन में ही जाग गई थी। मैं एक एक सीढ़ी पार कर रहा था, प्रत्येक बाधा को मात दे रहा था और इसी वजह से मेरा आत्मविश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। मेरे अथक प्रयत्न मेरी झोली में सफलता का दान डाल रहे थे। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई, मेरे विचार परिपक्व होते गए और मैं सामाजिक प्रतिबद्धता से जुड़ गया। लोक सेवा का नशा ही मुझे उस क्षेत्र के सर्वोच्च ध्येय की ओर ले जाता रहा। सुदृढ़ विचार करने की प्रेरणा मुझे 3 बातों से मिली। सामाजिक जीवन में मुझे जो बर्ताव मिला, मैंने जो अनुभव प्राप्त किए, तब समाज का ऋण चुकाने की प्रबल इच्छा ही मेरा पहला कारण था। दूसरा कारण यह है कि कुछ बातों का हाथ से निकल जाना, पैसों के अभाव में दोस्तों के साथ कुछ कोर्सेज का न कर पाना, एक तरफा प्रेम और हृदय में पनप रही शून्य की भावना को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए अपने आप को सिद्ध करने हेतु कुछ अलौकिक अद्भुत कर दिखाने की तीव्र भावना का जागृत होना। तीसरा और अंतिम कारण यह है कि बचपन से मन में जागी अनोखी चेतना जो मुझे कुछ अनोखा कर दिखाने को बार बार प्रेरित करती रही। स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई। कृत्रिम प्रभाव का कवच धीरे धीरे गिरता गया और तब सही मायनों में मेरा मानसिक विकास आरंभ हो गया। गांधी जी, महात्मा फूले, विवेकानंद जैसे महानायकों के जीवन चरित्र ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी को खींच निकाला। मुझे पग पग पर सामाजिक अव्यवस्था के दर्शन होने लगे। बचपन में पूरी तरह से ना समझ रहा बालक अचानक वैचारिक स्तर पर प्रौढ़ हो गया। इस वैचारिक मंथन का गहरा असर उभरकर सामने आने लगा। आर्थिक गुलामी से छुटकारा पाने के प्रयत्नों में सामाजिक प्रतिबद्धता का आयाम भी जुड़ गया। आगे यही विचार मजबूती के साथ साथ महत्वपूर्ण भी बन गया। इस प्रतिबद्धता के आगे बाकी सारी बातें गौण हो गई। संक्षेप में कहूं तो जीवन में कुछ अद्भुत कर दिखाने के लिए निकला मैं। वाचन से प्राप्त संस्कारों ने तथा गांधी, महात्मा फूले और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने मुझे सही दिशा दिखलाई। माता पिता की ओर से संक्रमित हुए तथा परिस्थिति के अनुसार प्राप्त जीवन मूल्यों ने मेरे ध्येय को प्राप्त करने में अनमोल मदद की है। मेरी विकट पारिवारिक परिस्थिति मेरे मार्ग का रोड़ा नहीं बनी, वरन मिली असफलता को भी झेलने की शक्ति उसने मुझे दी। मुझे मेरी उम्र की तुलना में अधिक विचारवान बना दिया। मेरी परिपक्वता को सुदृढ़ बनाने की क्षमता प्रदान की। मेरी कड़ी मेहनत का, सही हुई तकलीफों का फल समय से प्राप्त हो गया, जो मेरी अपेक्षाओं में वृद्धि करते हुए नए आकाश को छूने की प्रेरणा बन गया। उम्मीद है आपने श्रीमान राजेश पाटिल के बचपन के बारे में जानकर काफी कुछ सीखा होगा और अनुभव भी किया होगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें। बहुत ही जल्द इस वीडियो का भाग 3, जिसका शीर्षक होगा यदि तुम फेल हो गए तो, लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।